हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में दो बहुत बड़ी घटनाएं जो है वो भारतवासियों के लिए हुई हैं। और वो घटनाएं क्या है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। पहली घटना है कि पाकिस्तान का एटमी ब्लफ जो है उसको तोड़ा गया। और जो दूसरी घटना है वो है यूरोप का जो वर्चस्व था, जो हर बात पर जो ज्ञान बांटते रहने की जो आदत थी, उसको तोड़ा। अब जो तीसरी जो अप्रत्याशित घटना है वो लगातार अपने प्रोसेस में है, और वो है डॉलर का जो ब्लफ है। ये कहिए ब्लफ भी मत कहिए, ये एक हकीकत भी है। और ये जो डोमिनेंस डॉलर का है, लगभग 67% से ज्यादा व्यापार डॉलर के अंदर होना, और अपने आप में डॉलर की कोई भी ताकत नहीं है, ये एक परसेप्शन है। और इस परसेप्शन के द्वारा जो है पूरी दुनिया को ठगा जा रहा है। और ये जो ठगी है, ये ना सिर्फ पैसा से ठगी हो रही है, बल्कि देशों की जो अपनी सॉवरेनिटी है उसके द्वारा भी ठगी हो रही है। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि जो डॉलर है, एक तो उसके पीछे किसी तरीका की कोई फिजिकल असेट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी मीडिया का अपना एक परसेप्शन जो वो बना करके रखते हैं वह है। और पूरी दुनिया को किस प्रकार से अमेरिका ने इस डॉलर के जो चक्कर में फांस करके आज इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि पूरी दुनिया अगर आज ये चाहे कि हम डॉलर से बाहर निकल जाएं तो वो खुद ही कंगाल हो जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस लगातार जारी है, और भारत ने अपनी जो है फिजिकल स्ट्रेटजी और फिजिकल सॉवरेनिटी को बनाए रखने के लिए इसमें एक महती भूमिका निभाई है। लेकिन साथ ही साथ जो चाइना है उसके अपने हित हैं, इसलिए चाइना भी इसमें शामिल हो चुका है। और तीसरा देश है वो है रूस। और रूस के द्वारा जिस तरीका से पश्चिम ने रूस के साथ में व्यवहार किया है हमेशा से, तो रूस और पश्चिम जो है वो अपना आप में एक तरीका से एनिमी है, एक शत्रु है, मनोभाव में शत्रु है। इसीलिए ये जो तीन देश हैं खासकर, और चौथा जो है वो ब्राजील है। और ब्राजील आप जानते होंगे कि किस प्रकार से जो डोनाल्ड ट्रंप डॉक्ट्रिन आई, और उससे पहले आप मुंडो डॉक्ट्रिन के विषय में आपने सुना होगा कि वो उनको कंट्री ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि यूरोप और लैटिन अमेरिका तो हमारा बैकयार्ड है, यानी कि उनकी अपनी कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में बार बार भारत एक बात कहता है, ग्लोबल साउथ। यानी ग्लोबल साउथ वो कंट्री है जिनमें लगभग सभी जो कॉन्टिनेंट है उनके देश शामिल हैं। और अपने आप में दुनिया का अगर ग्लोबल साउथ एक ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बनाएं तो दुनिया के सबसे ज्यादा कंट्री इसमें शामिल होने वाले हैं। अब देखेंगे आज हम ये कि किस प्रकार से भारत के द्वारा, क्योंकि भारत के पास में एक प्रणाली है जिसे हम बोलते हैं यूपीआई, और अमेरिका के पास एक प्रणाली थी जिसे बोलते हैं वो अपने आप में अपने स्विफ्ट सिस्टम। लेकिन स्विफ्ट और यूपीआई कोई अपने आप में समानता नहीं है। स्विफ्ट सिस्टम जो है वो एक मैसेजिंग सिस्टम है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी ट्रेड होता है उसका जो बीओपी बनता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सिर्फ उसको आगाह करने के लिए, बताने के लिए एक मैसेजिंग सिस्टम है। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया का जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है उसको अमेरिका के कुछ छोटे मोटे गिने चुने जो परिवार हैं वो कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन आज समस्या ये आ खड़ी हुई है कि भारत और रूस और चाइना ने मिलकर के ब्रिक्स के अंदर से एक आवाज उठाई है कि हमको अपनी जो फाइनेंशियल सॉवरेनिटी है उसको बचाना होगा, उसको तय करना होगा। क्योंकि अमेरिका जो है जिस तरीका से वो डॉलर छाप करके मार्केट में पुश कर रहा है, वो अपनी जो डेट है उसको पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बांट रहा है। आने वाले समय में 2029 तक एक महामारी का बन करके जो है पूरी दुनिया में फैलने वाला है महामंदी। और इसको एक्सपोर्ट करेगा कौन? इसको एक्सपोर्ट करेगा अमेरिका। पूरी दुनिया के अंदर ये एक्सपोर्ट होने वाला है, जिसकी मार जो भी लोग मार्केट में पैसे लगाए होंगे, फिएट करेंसीज में पैसे लगाए होंगे, या फिर अमेरिकन बॉन्ड्स के अंदर पैसे लगाए होंगे, या डॉलर के अंदर पैसे लगाए होंगे, वो लोग जो है वो डूब जाएंगे। अब देखते हैं कि आज का जो इशू है वो यही है कि ये तीन देशों ने मिलकर के एक वैकल्पिक व्यवस्था उठाई है, और उस वो व्यवस्था है उसके अंदर जो कंपोनेंट है वो है सीबीडीसी। सीबीडीसी क्या है? अपने आप में ये कि इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है या इंटरलिंकिंग सिस्टम है, जिसके अंदर आप कहिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज का। इसके अंदर जो डिजिटल करेंसीज होंगी, जैसे कि ई रुपया हो गया, ई रूबल हो गया, ई रेनमेन भी हो गया, ई लगा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि वो रुपया जो है वो किससे जुड़ा होंगे, और उनका जो रख रखाव है वो कौन करेगा, उनको जो पूरा देख रेख कौन करेगा, वो करेंगे सेंट्रल बैंक। और ये जो होंगे वो होंगे लिंकिंग प्रोजेक्ट के द्वारा, यानी कि आपस में उनको जोड़ दिया जाएगा। जैसे ई रुपया हो गया, इसी तरीका से ई युआन हो गया, ई युआन जैसे बता दिया रूस का, इसी तरीका से रूबल हो गया। तो ये सबको साथ ई लगा देंगे, डिजिटल लगा देंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे। अच्छा, इसके लिए बनाए जाएंगे हर जो भी कंट्री है, ये जितने भी कंट्री इसमें शामिल होंगे, उनके जो सेंट्रल बैंक्स होंगे उनके अंदर बनाए जाएंगे वेस्टर्न अकाउंट। आप गूगल करके पढ़ लेना वेस्टर्न अकाउंट क्या होते हैं। ये जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनके अंदर बनाए जाएंगे, ताकि जितना भी व्यापार होगा वो अपनी करेंसीज में होगा, और बाद के जो भी सभी के बीच में
जो प्लस में रहेंगे, जो सरप्लस होने वाले कंट्री हैं, उनको वो पैसे जो है सिर्फ डॉलर में पे करे जाएंगे। समझ गए? यानी कि अभी क्या होता था, अभी तक का जो सिस्टम था वो ये था कि सपोज कीजिए भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में जो व्यापार घाटा है वो लगभग कितना है, 100 बिलियन डॉलर के करीब है। क्लियर? अब उसमें होता यह है कि भारत ने 50 बिलियन डॉलर का जो है वो चाइना के लिए क्या किया, निर्यात किया। लेकिन चाइना ने भारत को 150 जो बिलियन डॉलर का जो है वो कोई सामान भारत भेज दिया, तो बीच का जो डिफरेंस आया वो कितना है, 100 बिलियन। क्लियर है? अब होता क्या था कि पहले जो स्विफ्ट सिस्टम जो चलाता था अमेरिका का, उसके द्वारा पहले तो ये हम 150 बिलियन डॉलर इनको पे करेंगे, फिर जब ये पे करेंगे तो इस पर लगाएगा लगभग 3% का चार्ज। क्लियर? 3% का चार्ज जो है अमेरिका लेगा। अब ये सारा काम किसमें हो रहा है, डॉलर के अंदर। आगे देखना, जब ये जो है भारत को अगर पे करना होगा, जब हमें जो चीन है अगर वो भारत को पे करेगा तो 50 बिलियन डॉलर पे करेगा, तब भी उसको कितने देने पड़ेंगे, 3%। लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इससे ये निश्चित हो जाता है कि दोनों देशों के पास में डॉलर होने चाहिए, यानी कि दोनों देश जो है उनके सेंट्रल बैंक के अंदर डॉलर रिजर्व करके रखने की मजबूरी बन जाती है। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब जो पहले ये जो स्विफ्ट सिस्टम है, ये जो स्विफ्ट सिस्टम है, आप इसको देखना, स्विफ्ट सिस्टम जो है इसको पहले तो इसको तोड़ा जा रहा है, यानी कि हमें स्विफ्ट प्रणाली से बाहर निकलना है। आप जानते होंगे कि जब रूस और क्रीमिया को कब्जाया था रूस के द्वारा, तब इस स्विफ्ट सिस्टम को बैन कर दिया था जो अमेरिका, और अमेरिका के द्वारा रूस को उससे बाहर निकाल दिया था। समझ गए? अब रूस बड़ी समस्या में आ गया था, उस टाइम पर उस तरह की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज ये व्यवस्था आई है, कहिए कि उस एग्जाम्पल से सीखने के लिए कि अभी जो अमेरिका है वो डॉलर जो है उसको वेपनाइज कर चुका है कि अगर नहीं मानोगे मैं आप पर टैरिफ लगा दूंगा, नहीं मानोगे मैं आप पर जो सैंक्शंस लगा दूंगा। हमें इस चीज से बचने के लिए, ऐसा हमारे देश के साथ ना हो, ये व्यवस्था जो है बहुत जरूरी है। आइए मैं जो आपको बता रहा हूं कि हम क्यों कर पाएंगे इसे, या ब्रिक्स क्यों कर पाएगा। क्योंकि ब्रिक्स के पास में जो पूरी पॉपुलेशन है वो है 45%। जो ब्रिक्स है उसका जो पूरी जीडीपी का, जो पूरी दुनिया की जो जीडीपी है उसका लगभग 40% ब्रिक्स के नेशंस के पास में है। आगे आने वाले समय में बढ़ने वाला, क्योंकि और लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे। क्योंकि जब हम बात ब्रिक्स की करते हैं तो ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, ब्रिक्स प्लस, क्या लिख देते हैं बाद में, प्लस। प्लस का मतलब और भी इसमें ऐड हो जाएंगे। डॉलर का वेपनाइजेशन जो है वो इसे करने के लिए मजबूर कर रहा है पूरे देशों को। जिस तरीका से अमेरिका आपने, क्योंकि अब स्विफ्ट सिस्टम का वो ज्यादा वो देता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है इसकी वैकल्पिक व्यवस्था आ चुकी है। लेकिन अब हो क्या रहा है, भारत की जो तकनीकी नेतृत्व है वो भारत देगा। लेकिन याद रखना, भारत जो है एक ऐसा कंट्री है जो हमेशा राउंड टेबल पर बात करता है, यानी कि हम लीडर होने की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि हम आपके सहयोगी बनेंगे। यानी कि भारत लीडर बनने की बात ही नहीं करता। भारत कहता है कि देखो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, आप हम इसको शेयर कर रहे हैं, और आप सब जो है मिलकर के इसे, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप समझते होंगे कि वहां पर कोई राजा नहीं होता, कोई एडमिन नहीं है, तो इसी तरीका से हम क्या है, सिर्फ आपके सहयोगी हैं, ना कि आपके ऊपर वर्चस्व जमाएंगे। जैसे कि अमेरिका अपनी स्विफ्ट प्रणाली को लेकर के। आगे देखना, अमेरिका के डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम को जो हथियार बना लिया गया है, अब उसका जो विरोध है लगभग पूरे दुनिया के लोग कर रहे हैं। लेकिन 4 देश ऐसे हैं जो अपने आप में मुखर होकर के कर रहे हैं, भारत हो, रूस हो, चीन हो, और ब्राजील भी कहीं तक। तो ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बड़े कंट्री हैं और ये समझते हैं कि जो हम अमेरिका जो अगर हम पर प्रतिबंध लगाएगा भी तो हम उनको देख लेंगे। आगे देखना, अब जो नॉन सेटलमेंट चक्र है वो जैसा कि मैंने आपको बताया है वही होने वाला है। आगे देखना, यहाँ पे हर लेन देन के बजाय एक निश्चित अवधि के बाद केवल जो भी नेट बैलेंस होगा, जो भी डिफरेंस आएगा, उसको ही जो है हम डॉलर में भुगतान करेंगे। इससे क्या होगा, अभी जो डॉलर में जहां 200 बिलियन होता वहां मात्र रह गया कितना, 50 बिलियन डॉलर। क्लियर है मेरी बात, या 100 बिलियन डॉलर। तो ये जो है धीरे धीरे से उसका जो यूज है वो कम होगा। अब अगर यूज कम होगा तो अब याद करिए, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति निक्सन ने 1971 में जब वो वियतनाम वार में हारे थे एक तरीका से, उस समय के बाद में उन्होंने ये कहा था जो ओपेक की कंट्री हैं कि भाई आप हमारे जो डॉलर है उसको अपने पेट्रोल से लिंक कर लीजिए, जो भी आपके पास क्रूड ऑयल है उनसे लिंक कर लीजिए। उससे होगा क्या, आप ये कहिए कि देखो ओपेक की जो कंट्री है, अगर आप मुझसे कोई भी तेल खरीदना चाहता है, दुनिया में कोई भी हमसे तेल खरीदेगा तो हम तभी खरीद देंगे जब आप हमें डॉलर में पेमेंट करेंगे। ये नहीं है कि आप हमें गोल्ड दे दें या कुछ भी। ये काम करा था, कुछ लोगों ने कोशिश की थी कि हम गोल्ड लेंगे, हम ये लेंगे, अमेरिका ने उनको निपटा दिया। सद्दाम हुसैन का नाम आपको याद होगा। तो अमेरिका ने, ऐसे कई सारे लीडर थे जिन्होंने थोड़ी मिडिल ईस्ट के अंदर आवाज उठाने की कोशिश की कि नहीं नहीं, हम तो अपने तेल को डॉलर में क्यों बेचें, हम तो असरफी ले लेंगे, हम तो गोल्ड ले लेंगे। तो अमेरिका ने कहा कि अब चलो तो आपको जन्नत भेजते हैं। क्लियर। तो इसीलिए अमेरिका ने उनको निपटा दिया अलग अलग बहाने लगा करके। इसी तरीका से हमने देखा कि सीरिया हो, लीबिया हो, इराक हो, इन सबको जो है इसी तरीका से उन्होंने नष्ट किया है।
अब होता क्या है कि इसकी वजह से जब पेट्रोल जो है या क्रूड ऑयल जो है, जब उसको आप पेट्रोल डॉलर से लिंक कर देते हैं तो डॉलर को रखना मजबूरी बन जाती है। और इसी तरीका से जब डॉलर आपके व्यापार जो दो देशों के बीच हो रहे हैं, अगर डॉलर उनके लिए मजबूरी है तो फिर भी आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा। अब ये सोचिए कि जब आपके पास ये मजबूरी नहीं बचेगी तो भारत को 500 जो बिलियन डॉलर जो है उनको असेट के रूप में जमा करने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि वो तो एक फिएट करेंसी ही तो है। याद रखना इस बात को, क्योंकि फिएट करेंसी है। और ये जो बैंकों में जमा पैसे हैं, ये जो फोरेक्स के रूप में रखे हुए हैं, अगर कल अमेरिका कोलैप्स कर जाता है तो हमें तो कोई फायदा होगा नहीं, सोचिए आप। इसीलिए दुनिया ये समझ चुकी है कि अमेरिका की दादागिरी को तोड़ने के लिए हमें इनके जो डॉलर व्यवस्था और जो स्विफ्ट प्रणाली है, या कहिए कि पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम अमेरिका का है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। इसी तरीका से आप देखते होंगे, चाहे तो उनका वीजा हो, मास्टर कार्ड हो, भारत ने सबकी वैकल्पिक व्यवस्था बना ली है। अमेरिका ने बहुत जोर दिया था कि भाई आप अपने यूपीआई का जो है सोर्स कोड हमको दीजिए, लेकिन भारत जो है लगातार इस पर कार्य करता रहा। कभी भी हमने सोर्स कोड, बेशक कांग्रेस की सरकार रही हो, लेकिन हमने अपनी जो टेक्नोलॉजी, उनके सोर्स कोड कभी भी अमेरिका के साथ साझा नहीं किए। अब समस्या ये आ चुकी है अमेरिका के सामने कि अमेरिका लगातार, या उनकी जो अपनी फैमिलीज हैं, वो कार्य कर रही है स्टेबल कॉइन पर। वो सोच रहे हैं, उनको पता चल गया है कि एक बार जो अमेरिका, ये जो चाइना, भारत और जो ब्राजील और रूस कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसमें शामिल हो जाएगी और ये जो 6% का मुनाफा है ये कम हो जाएगा और धीरे धीरे से देशों के पास से ये प्रतिबद्धता हट जाएगी कि आपको जो है डॉलर रिजर्व करके रखने की जरूरत नहीं है। तो अमेरिका फिर डॉलर छापेगा किस लिए, मुझे बताइए आप। अमेरिका के पास में कोई फिजिकल एसेट नहीं है डॉलर छापने के लिए, वो एक फिएट करेंसी है और एक विश्वास है सिर्फ। और यही जो विश्वास है वो बेच रहा है अमेरिका कि अमेरिका कभी नहीं डूबेगा, लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है। इतिहास हमें बताता है कि एक हर बड़ी जो सभ्यता होती है और जो एक हर बड़ा जो जहाज होता है वो एक दिन डूबता जरूर है। देखते हैं, आपको देखना, दुनिया की उभरती शक्तियां भारत, चीन और रूस ने अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए एक चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। डॉलर पर निर्भरता कम करना और वैकल्पिक भुगतान प्रणाली जो है उसका सिस्टम जो है हमने तैयार कर लिया है। देखना, अब सिर्फ मुद्रा नहीं, एक हथियार भी बन चुका है डॉलर। किस तरीका से अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने इसको जो है वेपनाइज कर लिया है और किसी भी देश को कहने लगते हैं कि मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, मैं आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दूंगा। अब सैंक्शंस में क्या आएगा भाई, वो उनकी जो एमएनसीज हैं वही तो इन्वेस्ट नहीं करेंगी, और वो इन्वेस्ट करेंगी तो डॉलर के रूप में करेंगे। अब डॉलर की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी वैकल्पिक व्यवस्था बना रहे हैं। हमको जो है बहुत ज्यादा मात्रा में डॉलर रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यही नहीं, याद रखना एक बात और, यही नहीं, अमेरिका के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, अमेरिका के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है, ये उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। क्यों? क्योंकि जब पेट्रो डॉलर की हम बात करते हैं तो पैसा कहां जा रहा है, वो पैसा जा रहा है कहां, अमेरिका। क्यों? अगर भारत को डॉलर रिजर्व करके रखना है तो खरीदना तो पड़ेगा ना, तो भारत खरीदेगा, खरीदेगा तो छापेगा कौन, अमेरिका छापेगा। अमेरिका छाप रहा है पैसे, और अमेरिका के अंदर जाकर के हम क्या कर रहे हैं, हम अपने गोल्ड को, हम अपनी जो असेट्स हैं उनको जमा कर रहे हैं, उनके पेपर को खरीद रहे हैं डॉलर के रूप में, और उनके यहां जा रहे हैं विकास, और फिर वो जो डेवलपमेंट है, वो जो पैसा है वो डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है अमेरिका। तो एक जो बिलअप क्रिएट किया गया है ना अमेरिका के द्वारा कि भाई डॉलर के बिना दुनिया नहीं चलेगी, तो आने वाले समय में ये जो तीसरा बिलअप है ये टूटने जा रहा है। ये आपके लिए खुशी की घड़ी है, मेरे लिए तो है। अगर आप भारत से प्यार करते हैं तो बिल्कुल आपके लिए भी होगी। आगे देखना, रूस के जो 300 बिलियन डॉलर जो है फ्रीज कर लिए गए थे, अमेरिका और वेस्ट के जो कंट्री हैं, जो उन्हीं के, आपको समझते होंगे कि बिग ब्रदर वाला जो रोल है उनके द्वारा, ईरान हो, वेनेजुएला हो, क्यूबा हो, उन पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये दर्शाता है कि ये अमेरिका जो है उसने वेपनाइज कर लिया है। भारत को जो है रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंधों की जो धमकियां लगातार मिलती रहती हैं। अमेरिका फर्स्ट जो है उनकी प्रायोरिटी है, इसीलिए जो दुनिया सेकेंडरी हो जाती है, और दुनिया सेकेंडरी बनने के लिए अब तैयार नहीं है। अब ये मत कहना कि अमेरिका फर्स्ट, आप ये कह सकते हो कि मेरा देश जो है मेरे लिए प्रथम है, लेकिन हम सबको साथ मिलकर के चलना है। अगर आप ये नहीं कहते तो फिर दुनिया के लिए ये विकल्प मजबूरी बन जाते हैं कि वो अमेरिका की जो प्रभुसत्ता है उसको तोड़ा जाए और एक नई जो वैकल्पिक व्यवस्था है उन पर जो है लाया जाए। अगर रूस एक परमाणु महाशक्ति के साथ हो सकता है तो किसी भी देश के साथ ये हो सकता है। जो 300 बिलियन डॉलर उनके जो है जब्त किए गए, एक बैकअप सिस्टम जो है हमको बनाना पड़ेगा ताकि इस मनमानी को तोड़ा जा सके। ये केवल व्यापार के बारे में नहीं है, एक रणनीतिक स्वायत्ता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में भी है। ब्रिक्स का जवाब एक साझा डिजिटल भुगतान प्रणाली, जो मैंने आपको अभी बता दिया है। इसके अंदर जो सीबीडीसी हैं यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज का निर्माण है, यह क्या नहीं है,
ये नहीं है यूरो की तरह एक सिंगल मुद्रा नहीं है, बल्कि ये आपस में क्या होगी, ये इंटरलिंकिंग होगी। और इसके द्वारा एक आपको जो देश हैं जो भी इसमें शामिल होंगे वो अपना एक मंथ के अंदर बैठेंगे या जो भी टाइम पीरियड वो निश्चित करेंगे, और जो भी उनके एक्सचेंज रेट होंगे अपनी अपनी मुद्राओं के वो तय कर लेंगे, और फिर वो जो है एक फ्लोटिंग रेट पर चलता रहेगा। आगे देखना ये क्या है, सीबीडीसी जो है एक प्लेटफॉर्म है जहां ये इंटर ऑपरेटिबिलिटी जो है, जिस तरीका से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है उसी तरीका से ये कार्य करने वाली है। अलग अलग देश अपनी करेंसी जो है उनमें व्यापार करते रहेंगे, और बीच का जो बीओपी होगा उसके अंदर वो सेटलमेंट हर मंथ के बाद में कर लेंगे। आगे देखना इसके अंदर सीधा संपर्क बायलैटरल और बहुपक्षीय दोनों के दोनों इसमें शामिल हो जाएंगे। यानी कि जैसे मैंने बताया भी तो 4 देश हैं, लेकिन ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स प्लस भी है, यानी कि उसमें और भी देश जो है धीरे धीरे शामिल होंगे, लेकिन एक पायलट प्रोजेक्ट की तरीका से चल रहा है। डॉलर की छुट्टी हो जाएगी, किसी भी लेन देन के लिए जो है तुरंत डॉलर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि फिर उसके भंडारण की भी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। आगे देखेंगे विनिमय दर यानी कि एक्सचेंज रेट की जो जटिलता है वो जो है वो खत्म हो जाएगी। कारण ये है कि एक जो लिक्विडिटी जो है वो आपको बनाने की जो निर्भरता वो खत्म हो जाएगी, और एक मंथ के बाद में हम मिलेंगे और उसको फिर दोबारा से तय कर लेंगे। आगे देखना स्विफ्ट नेटवर्क, ये एक मैसेजिंग सिस्टम जो मैंने आपको शुरू में बताया था, इसका जो वो बेल्जियम में स्थित है। अमेरिका और पश्चिम देश ये काम पैसा ट्रांसफर नहीं करता, ये सिर्फ जानकारी देता है, यानी कि बीओपी की जानकारी देता है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना है, आप इसका जो है भुगतान कर दीजिए। धीमा है, महंगा है, राजनीतिक हथियार तो इसको बना ही लिया गया है। आगे जो होने वाला है वो है रियल टाइम पेमेंट, इससे हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक रखा जाएगा, ये चैलेंज भी है। आगे देखेंगे इसे चैप्टर कम लेन देन लागत, इसके अंदर जो है अभी तो ये बताया जा रहा है कि कोई लागत नहीं ली जाएगी। आगे देखना सिक्योर, पश्चिम प्रतिबंधों से मुक्ति मिल जाएगी, और इसका जो है डिसेंट्रलाइज्ड होने वाला है, ऐसा नहीं कि इसका कोई अपना एक एडमिन होगा। आगे देखना क्योंकि भारत जो है उसने कहा कि मेरी टेक्नोलॉजी ठीक है आप इसे यूज कीजिए, ठीक है, और क्योंकि आप जानते होंगे इससे आपने एक जो विश्व गुरु वाली छवि है वो तो बनती है। आगे देखना चीन से खरीदा जो 500 अरब, भारत से खरीदा, अब वो उसको जो मैंने शुरू में समझाया आपको वही है। आगे देखना हर लेन देन तुरंत भुगतान नहीं होता है, एक तय अवधि में ही होता है, जिसको हम नेट बैलेंस में भुगतान किया जाता है, वैसे भी जो अंतरराष्ट्रीय भुगतान है वो इसी तरीका से होते हैं। आगे देखना फॉरेक्स स्वैप जो है वो लाइन खुल जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस जो है आता है उसके बाद में एक पाइपलाइन है पीपल बैंक ऑफ चाइना, उसके साथ में इसी तरीका से काम करेगा। क्लियर है। आगे देखना है भारत के रणनीतिक बदलाव, बाधा से नेतृत्व तक, यानी कि बाधा क्या थी, वही था न्यूट्रल अप्रोच है भारत की, जिससे कोई हर्डल आने वाला नहीं है। वर्तमान स्थिति है कूटनीतिक नेतृत्व जो है वो भारत कर रहा है इसका, इससे भारत की अपनी एक जो पहचान है और वो तो बनेगी ही। यह सुनिश्चित करना कि सिस्टम चीन के प्रभुत्व वाला नहीं है, और जो मल्टीलेटरल समाधान खोजना, न केवल एक द्विपक्षीय समाधान। ये तो है। देखो जो भारत की जो टेक्नोलॉजी होती है ना वो अपने आप में बहुत ज्यादा वायबल क्यों है, उसका कारण है कि अगर भारत के अंदर टेक्नोलॉजी जो भी बनाई गई अगर वो सक्सेसफुल होगी, दुनिया में कहीं भी सक्सेसफुल हो जाएगी। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो। हाँ, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि भारत के अंदर अपने आप में लिंग्विस्टिक यानी कि जो भाषा है वो इतनी सारी है, भारत के अंदर जो मास है यानी कि जो पीपल्स हैं वो इतने ज्यादा हैं। पूरी दुनिया के अंदर ना तो आपको इतनी डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी, ना इतनी सारी भाषाएं देखने के लिए मिलेंगी, ना ही इस तरीका की जो कंडीशंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसीलिए अगर भारत में सफल हो गए तो दुनिया में कहीं भी सफल हो सकते हो, ऐसा माना जाता है। ठीक है। आगे देखना ग्लोबल एज, स्केलेबल, लो कॉस्ट और सेफ, ये तो है ही। आगे देखना टेस्टेड है बिल्कुल, इसमें अभी तक तो किसी तरीका का कोई फ्लो है नहीं है। भारत के पास यूपीआई दुनिया का सबसे सफल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है और उसका एक अनुभव है लंबा समय का, और मुद्राओं का जो विलय है वो नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे में जो वेस्टोज अकाउंट याद करना वो आप सर्च करके पढ़ लेना या कमेंट करना सर एक बार वेस्टोज अकाउंट के ऊपर एक वीडियो बना दो, मैं लिए करके आऊंगा। अगर आप खुद पढ़ लेंगे तो पढ़ लीजिए। आगे देखना योगदान, भारत एक ऐसा मॉडल दे रहा है जो व्यवहारिक और तकनीकी रूप से बिल्कुल एक तरीके से टेस्टेड है। रुपया रूबल व्यापार जो है वो, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी कि अभी जो हमारा 67 बिलियन का आपस में व्यापार है, लेकिन आने वाले समय में जो हमारा ये एक एग्रीमेंट हुआ है उसके साथ में रूस के साथ में भी, तो उससे ये 100 बिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। तो देखते हैं इसे भी, इसके लिए अलग से वीडियो बनाई थी, अगर आप देखना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं या मुझे कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पुरानी समस्या, रूस के पास भारतीय रुपए जमा हो गए थे लेकिन खर्च करने का विकल्प सीमित थे। वही हमारे सबके साथ वही समस्या थी, जितने भी देश थे, कि हमको डॉलर रखने ही पड़ते थे, लेकिन अब ये समस्या है ये खत्म होने वाली है। आगे देखना नई प्रणाली के लिए 4 बड़े लाभ हैं, कम लागत होगी, जल्दी से जो है वो होने वाला स्पीड हो जाएगी जल्दी जल्दी,
और स्विफ्ट में तो बहुत टाइम लगता था, वो खर्चीली भी थी। सिक्योरिटी भी है उसमें, तो आप पता है डाटा ब्रीच होने का भी खतरा था। स्वायत्ता है, ऑटोनॉमी है, क्योंकि किसी भी तरीका का वेपनाइजेशन कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन है। अमेरिका जैसी दादागिर्दी है, इस पर नहीं चलेगी। आगे देखना, ग्लोबल साउथ का उदय हुआ है। आप जानते होंगे दुनिया की आबादी लगभग, ग्लोबल साउथ के जो नेशन है आप जाकर के पढ़ लेना, वैसे मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप कहोगे तो मैं और इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि ग्लोबल साउथ की बात भारत इतनी ज्यादा क्यों करता रहा है लगातार, चाहे वो यूएन में हो या ब्रिक्स के अंदर हो, कहीं पे भी हो, ग्लोबल साउथ की बात हमारे प्रधानमंत्री लगातार करते रहे हैं। आगे देखना, यदि डॉलर का उपयोग कम होता है तो अमेरिका जो है प्रतिबंध लगाने की जो क्षमता है उसकी लगभग लगभग खत्म हो जाएगी। या आप समझिए कि एक डर जो है, डर दिखाने की जो आदत है वो तो अमेरिका की चली ही जाने वाली है। आगे देखना, नए सदस्य ईरान, यूएई, मिस्र, इथोपिया जो है इससे जुड़ रहे हैं लगातार, और जो ब्रिक्स प्लस जो है वो बड़ा होता चला जाएगा जैसे जैसे, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट है, तो जैसे ये सक्सेस की ओर आगे बढ़ेगा तो दुनिया के पूरे देश, अब देखे ना कि आपने कितनी बड़ी डील जो है ईयू के साथ भारत कर चुका है, तो हर देश जो है एक समय में वेट एंड वॉच की स्थिति में होता है, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट देखेगा वो तुरंत हमारे साथ आ जाएगा। और देखना आप, ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन ये एक वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में स्थायी बदलाव लाने वाला है। हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जो बहुध्रुवीय होगी, और ये जो बहुध्रुवीय दुनिया होगी ये सबसे बेटर है। याद रखना, जब भी सत्ता एक जगह केंद्रित हो जाती है तो वो तानाशाही की ओर बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई कमी लगती है तो वीडियो में जरूर कमेंट कीजिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूव करूंगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।